हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का कैसे प्रभाव होता है, कैसे क्या इफेक्ट होता है। जबकि पिछला वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछला वीडियो में हमने देखा था कि लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर बढ़ाते थे घटाते थे तो रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव होता है, ये देख रहे थे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे प्रभाव। ठीक है, तो चलते हैं, तो सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो मैं अजय वर्मा आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और सीधे चलते हैं टॉपिक पे। देखो, इसमें कहा गया, मुझे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकला था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन L Ne² Ta। यहां पे हम देखें कि L और लेंथ हमारे पास कहा गया कि ये और ये अगर किया जाए, कांस्टेंट रखा जाए, ये दोनों को चेंज नहीं करना है तो बाकी चीजें भी कांस्टेंट रहेंगी, लेकिन वेरिएशन किस में आएगा? ये आएगा रिलेक्शन टाइम। ये रिलेक्शन टाइम क्या होता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है अपना वेलोसिटी जब चेंज करता है, किसी कोई यू वेलोसिटी से चल रहा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है उसके बाद इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, v हो गया, तो ये जो दो दो कॉलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को कहा गया है, क्या कहा गया है? रिलेक्शन टाइम। इसका मतलब हुआ कि बाकी सब चीजें देखो ध्यान से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से है यहाँ पे है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच का जो टक्कर हुआ, कॉलिजन हुआ, तो ये जो टक्कर हुआ ना, एक टक्कर हुआ फिर दूसरा टक्कर यहाँ पे कहीं हो, तो ये जो टाइमिंग जो आया, दो टक्कर के बीच का, दो कंसेक्यूटिव टक्कर के बीच का जो डिफरेंस आया, एक टक्कर यहाँ तो दूसरा टक्कर यहाँ पॉजिटिव के साथ, तो ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को ही कहा गया टाइम ऑफ रिलेक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ, कहानी कैसे ट्विस्ट करते हैं उसको समझते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कहा गया है इसमें किसके टेम्परेचर के अनुसार कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है ना, लेंथ इसको भी कांस्टेंट रखना है, एरिया इसको भी कांस्टेंट रखना है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये तो कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा, तो ये भी कांस्टेंट है मेरे पास, ई ये भी कांस्टेंट है मेरे पास। तो टेम्परेचर जो है, कॉलिजन जो है, ये टाइम ऑफ रिलेक्शन जो है टाइम ऑफ रिलेक्शन, ठीक है, यानी रिलेक्शन का जो टाइम है, ठीक है, तो रिलेक्शन का टाइम है, टाइम ऑफ रिलेक्शन आर ई कितना है, किसका कांस्टेंट है पार्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, यानी कि ये बताता है दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बीच के एवरेज टाइम को दिखा रहा है। यानी एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में क्या बताया गया था? अरे रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया है ना, क्या बताया गया है कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच का कोई जो कॉलिजन होता है, उस कॉलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी अपना लूज कर देता है हीट के रूप में, और वही हीट के रूप में एनर्जी जो रिलेट करता है वो कंडक्टर को रेडिएट कर देता है, बाहर निकल जाता है, बताया गया। तो ये जो आपको पास दिया गया कि नंबर ऑफ कॉलिजन पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, कॉलिजन इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अब हुआ क्या कि जैसे ही हम इसको हीट किए तो कॉलिजन क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है अनडायरेक्शनल होता है, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ठीक है, अगर टाइम ऑफ रिलेक्शन बढ़ेगा, यहां पे ध्यान देना है, टाइम ऑफ रिलेक्शन अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, और टाइम ऑफ रिलेक्शन बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम किसी चीज को गर्म करेंगे या इलेक्ट्रॉन को गर्म करेंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा, तो उस कंडीशन में कॉलिजन का रेट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो टाइम ऑफ रिलेक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नंबर ऑफ कॉलिजन जल्दी जल्दी हो रहा है ना भाई, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
जैसे ही उसका टाइम जो है घटेगा, अगर डिक्रीज कर जाएगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, अब इंक्रीज कर जाएगा रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, इसलिए कि फ्रीक्वेंसी, जो कॉलिजन का जो फ्रीक्वेंसी था वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, तो यहां पे हम इसी चीज को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे वो बता रहे हैं, कैसे लिखना है इसको। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर of the conductor when length, cross sectional area and material remain constant। यहां पे क्या लिखे, रिमेन कांस्टेंट, ये आया, क्लियर है। अब ये जो आपके पास आया रिमेन कांस्टेंट, यानी मटेरियल रिमेन कांस्टेंट। ठीक, यहां पे कारण लिख देते हैं, दिस इज हैपेंस ड्यू टू डिक्रीज in time of relaxation of the electron, hence frequency of collision increases with increasing the टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो क्यों, क्या हुआ, वो सब कुछ लिखा गया इसमें, क्यों हुआ, यानी ये जो आया मेरे पास वो इसी आधार पे ना आया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये टाइम, इसको क्या कहेंगे, रिलेक्शन टाइम। ठीक है, अब इसके अनुसार अगर हम एक्सप्रेशन पे चलें, ठीक है, कहने का मतलब है ये जो तुम्हारे पास आया वो आया, हमारे पास जो आया वो आया टाइम ऑफ रिलेक्शन, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ कॉलिजन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब ये जो चीज आया इसको ध्यान से समझना है। तो हम अगर बोले एक्सप्रेशन में चलें, एक्सप्रेशन, तो आर आई इनिशियल रेजिस्टेंस है, आर आई बी द इनिशियल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी आई। ठीक है, टेम्परेचर जब टी आई है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा ना, तो इनिशियल टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, आर आई है। वेन टी आई, वेन टेम्परेचर increased up to TF, then resistance become RF। अब ये बताओ कि जितना ज्यादा TF होगा
जितना ज्यादा टीएफ होगा आरएफ का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी चेंज जितना ज्यादा होगा, यानी कहने का अर्थ क्या है उसको इस तरह से समझते हैं, हटाते हैं इसको। ये तो समझ में आ गया ना। ये लिखने के लिए आपको बताना पड़ रहा है, कारण क्या है कि बोर्ड हमको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये चीज, इस चीज के लिए यहाँ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं। ये आया, मान लो कि चेंज इन रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, आर एफ माइनस आर आई होगा, ठीक। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर आई के, ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस के। जैसे कि एक सिंपल सा लॉजिक लेते हो आप, हम अगर 1 मीटर का एक वायर लिए, ठीक है, इसको इस तरह से समझते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मेटालिक किसी भी प्रॉपर्टी में जो गुण होता है टेम्परेचर वेरिएशन का, वो कैसे होता है उसकी बात कर लें। अब ये है मान लो 1 मीटर का, इसको हम खींचे, मतलब हीट किए, हीट करने के बाद जब पता है आपको कि कोई भी चीज को हम गर्म करते हैं तो वो फैलता है, थोड़ा लंबा होता है। अब इसको हम इसको टेम्परेचर दिए और 1 मीटर का था, बढ़ करके कितना चला आया, 1 मीटर से बढ़ करके 120 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा है मेरा, ठीक है, वेरिएशन उतना ही हुआ है। मान लो कि टेम्परेचर था पहले 50 डिग्री पे, अब हम कर दिए 100 डिग्री पे। फिर ये सेम कंडक्टर सेम मटेरियल लेते हैं, दूसरा मटेरियल लेते हैं जिसका कि लेंथ ले लिए 50 सेंटीमीटर, समझ लो 50 सेंटीमीटर। अब इसको गर्म करेंगे, उतना ही वेरिएशन करेंगे, यानी कि 50 डिग्री पे लिए थे और 50 डिग्री बढ़ा करके इसको 100 पे कर दिए। अब 100 पे जब कर दिए तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो पहला का जो लंबाई था वो 20 सेंटीमीटर बढ़ा था, अब ये 50 सेंटीमीटर के लिए है, तो उस कंडीशन में इसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी, तो उसका 20 हुआ था तो इसका कितना होगा, 10 होगा, यानी कि 50 से ये कहां जाएगा, 10 सेंटीमीटर जाएगा, यानी 60 सेंटीमीटर होगा, ना कि ये 20 सेंटीमीटर बड़ा होगा। जैसा कि 100 सेंटीमीटर वाला 120 हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि 50 सेंटीमीटर वाला भी 20 सेंटीमीटर ही बढ़ेगा, बल्कि वो कम बढ़ेगा, और वो कम का आधा बढ़ेगा। जब आधा कर दिए तो कितना कर दिए हम, 50 सेंटीमीटर कर दिए, तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर 60 आया रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्लियर है। फाइनल रिजल्ट कितना है, 60, ठीक। अब हम 25 कर दिए, ठीक है, 25 सेंटीमीटर कर दिए, तो 25 सेंटीमीटर कर दिया। अब इसको अगर हम गर्म करेंगे सेम टेम्परेचर वेरिएशन पे, तो उस कंडीशन में इसकी लंबाई कितनी होगी, 10 नहीं बढ़ेगा, अब ये कितना बढ़ेगा, 5 सेंटीमीटर बढ़ेगा, और वो कितना हो जाएगा, 5। तो हम देख रहे हैं कि लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल जो हम ले रहे हैं प्रॉपर्टी, यानी कि लेंथ को ले रहे हैं, तो इनिशियल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जा रहा है, यानी कि चेंज इन, देखो ध्यान से समझना है यहाँ पे, जो लेंथ में जो चेंज हो रहा है, लेंथ में जो चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल लेंथ के है, एकदम है। जितना ज्यादा हम कंडक्टर लंबा ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, उतना ज्यादा हमको चेंज मिल रहा है। इनिशियल जितना बड़ा ले रहे हैं, चेंज उतना बड़ा मिल रहा है। इनिशियल हम बहुत छोटा ले रहे हैं, चेंज भी हमको छोटा मिल रहा है। हम 25 सेंटीमीटर लिए तो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का चेंज दिखा। हम 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर लिए तो 10 सेंटीमीटर का दिखा। हम 100 सेंटीमीटर लिए तो हमको 20 सेंटीमीटर का। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे भी उसी ढंग से कहा गया कि इनिशियल रेंज जो है, ये जो चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, इनिशियल रेजिस्टेंस। और आर एफ जो चेंज है आर आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टी एफ माइनस टी आई के, चेंज ऑफ टेम्परेचर के। जितना बड़ा वेरिएशन होगा, ठीक है, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को आप ज्यादा करोगे, ज्यादा गर्म करोगे, अब मान लो कि 100 डिग्री पे लेके जा रहे थे हम, 200-300 डिग्री पे लेके चले जाएंगे तो लेंथ तो बढ़ेगा ना भाई। तो सेम यहाँ पे भी काम करता है कि फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलिजन का जो फ्रीक्वेंसी है वो रेट बढ़ता है कब, जब हम टेम्परेचर को ज्यादा लेके जाते हैं।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे भी वही सेम, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर के, अब अब यहाँ इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो आप, ठीक। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, आर एफ माइनस आर आई इजकल टू, हम लिख सकते हैं एक प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख ले रहे हैं, आर आई टी एफ माइनस टी आई। टी एफ माइनस टी आई को है, अगर हम टी एफ माइनस टी आई को डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर को, कर ले, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये पहुंच गए हम लोग इस पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये मेरे पास जो आया, तो आर एफ माइनस आर आई इक्वल टू, यहां पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लेते हैं अल्फा, अल्फा आर आई डेल्टा टी, इसको इस तरफ कर दें तो आर एफ इक्वल टू क्या आ रहा, आर आई, ये प्लस में आया, प्लस अल्फा आर आई डेल्टा टी। यहां से देखो तो यहां से आर आई को निकालने बाहर, आर एफ को, आर आई को निकालने बाहर, तो 1 प्लस क्या आ गया, अल्फा डेल्टा टी, ठीक। ये आपका आ गया वेरिएशन टेम्परेचर का, और यहां से क्या आया कि अल्फा जो ये जो आया था, ये अल्फा, इसी को कहा गया प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा उसके बारे में खुद सोच लो आप, ये तो आर आई है, ये आर एफ है, तो इसका ये रेशियो का यूनिट नहीं होता है, तो पर केल्विन होगा, यानी कि इट्स ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स एसआई यूनिट इज पर केल्विन, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो तो आपके पास आया, ये बताया कि वेरिएशन जो होगा वो कैसे, ठीक। अब इसमें ये क्या बताया, इसमें ये बताया गया आपको कि अल्फा जो आया, ये रिलेशन निकल गया, और ये रिलेशन ये बता रहा है हमारे पास कि टेम्परेचर का रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ, और रेजिस्टेंस के साथ किस तरह का रिलेशन है, तो ये इक्वेशन के रूप में है। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, हटाते हैं इसको, समझ में आ गया होगा। देखिए अब देखो तो कि यहां ये जो आया आपके पास कि आर एफ इक्वल टू आर आई प्लस अल्फा आर डेल्टा टी इंटू आर आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर आई जो है, अगर डेल्टा टी मेरा निगेटिव हो, डेल्टा टी मेरा क्या हो पर निगेटिव होते जाए, निगेटिव होता है इन द सेंस ऑफ कि हम इतना ऐसा टेम्परेचर पे लेके चले जाएं जब रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वेन आर एफ, वेन, यहाँ पे वेन टेम्परेचर इज decreasing such that final resistance become
जीरो, बिकम जीरो। तो आर एफ क्या हो जाए मेरे पास, जीरो। दिस इज द कंडीशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि सुपर कंडक्टर का ये कंडीशन आ गया। अब सुपर कंडक्टर के लिए ये जीरो हो गया, आर आई 1 प्लस अल्फा अल्फा डेल्टा टी, ये था, ये जीरो हो गया। इसके नीचे जीरो ले तो ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो से किसी संख्या से, जीरो में किसी भी संख्या से डिवीजन करते हैं तो फाइनल रिजल्ट जीरो होता है। तो ये जीरो हो गया। उस कंडीशन में हमारे पास क्या आया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। ये इस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी माइनस 1। यदि ये डेल्टा टी जो आएगा, जिसको हम लोग टी एफ माइनस टी आई बोल रहे हैं, ठीक। अब हमारे पास ये कहा गया फाइनल है, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। टेम्परेचर क्या है, ये इनिशियल टेम्परेचर है और ये क्या है, फाइनल टेम्परेचर है। अब ये बताओ कि यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा? बिल्कुल निगेटिव रहेगा। तो देखो तो डेल्टा टी इजकल टू -1 बाई क्या आ गया, अल्फा आया। मतलब कि अगर ये कंडीशन है, दिस above condition is the of super कंडक्टर। ये कंडीशन क्या हो गया, सुपर कंडक्टर का हो गया। यानी अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी किसके बराबर, -1 बाई अल्फा के अगर बराबर हो जाता है, ठीक। तो वो कंडीशन मेरे पास क्या हो गया, सुपर कंडक्टर का कंडीशन हो गया। अब इसका ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं। देखो यहां हम ले रहे हैं ग्राफ, किसी टेम्परेचर पे, किस टी इक्वल टू कोई जीरो ले लो, टी इक्वल टू कोई जीरो है, ठीक। तो उस टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा कंडक्टर का। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा भी। तो यहाँ पे आया, ये आया घटने वाला। अब फाइनल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर कहाँ हो जाएगा, -1 बाई अल्फा। अल्फा ये टेम्परेचर क्या कहलाया, सुपर कंडक्टर। ये सुपर कंडक्टर का कंडीशन हो गया। तो ये और ये आपके पास कौन सा है, रेजिस्टेंस, और ये क्या है मेरे पास, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास कहानी था क्या, किसका, ये कहानी था कि कैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब उसी तरह से रेजिस्टिविटी का भी ले लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होता है वो एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टिविटी क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस है, लेकिन वो कब का रेजिस्टेंस का है, वो तब का है जब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो। तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस को ही क्या नाम दिए थे, रेजिस्टिविटी। तो सेम वे में यहां पे भी हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी भी एक तरह का, यहां पे हम ले ले तो हमको ये बताया गया था कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ये मेरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट हम रखे हैं। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है, लग रहा है कि सेम बिहेवियर में है, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कांस्टेंट है तो वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। ये जैसे ये पूरा कांस्टेंट हो गया तो ये कांस्टेंट की तरह डिपेंड कर रहा है, तो मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, रो के ना। अब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रो के, तो उस कंडीशन में आर इक्वल टू के इंटू रो लिखे तो इनिशियल रेजिस्टेंस के लिए आर आई, तो इसके लिए भी आर आई रो आई, इसके लिए आर एफ, तो यहाँ पे के इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो एफ।
तो सेम वे में जो फॉर्मूला निकला था उसको हम बात कर लेते हैं सेम वे में। तो क्या हो जाएगा, आर एफ इक्वल टू आया था आर आई 1+α डेल्टा टी आया था। ठीक, अब यहां पे इस चीज के इस केस में रख लेते हैं। तो आर आई के जगह पे और आर एफ के जगह पे तो यहां पे लिखें के इंटू रो एफ इज इक्वल टू क्या लिखें, के इंटू रो आई 1+α डेल्टा टी। अब देखो तो के तो गया, यहां से क्या आ गया, रो एफ इक्वल टू क्या आया, रो आई 1+α डेल्टा टी। अब यहीं पे इस केस में अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ आर ई रेजिस्टिविटी और कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट यहां पे होगा टेम्परेचर, ओ गॉड, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, और उसको किसको डिनोट किए, अल्फा को। अब यहां से हमारे पास अल्फा के टर्म में आ गया। ठीक है, तो दोनों के केस के लिए हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के केस में क्या होगा और कंडक्टिविटी के केस में क्या होगा, कंडक्टिविटी के केस कर रेजिस्टिविटी के केस में क्या होगा और स्पेसिफिक और रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, दोनों के केस में हम लोग देख लिए। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा होगा हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाइए, भेजिए, देखिए। ठीक है, धन्यवाद। अब हम लोग हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं